Dear students, now we start a new topic that is STEAM. लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूट कंप्लीट किया था और आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है स्टीम यानी तना। ठीक, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो आप लोग के लिए कॉमन होगा बिकॉज आप ये रोज देखते हैं, तो इनको समझना याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, तो स्टीम का डिफिनीशन हम लोग जान लें। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने जैसा लिखा था कि रूट पौधे का वह भाग है जो ग्रेविटेशन की ओर डेवलप होता है, ग्रो करता है, अपोजिट टू लाइट ग्रो करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग था कि वो सीड या एम्ब्रियो के रेडिकल से, मूलांकुर से विकसित होता है, जबकि स्टीम का डेवलपमेंट प्लेम्यूल से होता है। एम्ब्रियो या सीड में प्लेम्यूल, जिसे हम प्रांकुर भी कहते हैं, इससे विकसित होने वाली संरचना सूट कहलाती है। और सूट बना होता है बेसिकली पौधे का जो ऊपरी भाग जो मिट्टी के ऊपर पाया जाता है उसे हम सूट कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्टीम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, स्टक इत्यादि आते हैं। तो हम लोग इसके डिफिनीशन को समझ लें कि पौधे का वह भाग जो बीज के या एम्ब्रियो के प्रांकुर से, प्लेम्यूल से विकसित होता है एवं जो सतह के ऊपर पाया जाता है, सामान्यतः प्रकाश की दिशा में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, उसे हम स्टीम कहते हैं। और स्टीम से ही अन्य संरचनाएं जैसे शाखाएं, पत्तियां, पुष्प इत्यादि विकसित होती है। और यह पत्तियों को एक विशेष स्थान प्रदान करता है, एक विशेष ऊंचाई पर पहुंचाता है, ताकि उसे प्रकाश संश्लेषण हेतु सनलाइट को अवशोषित करने में सुविधा मिले, आसानी हो। ठीक है, तो डिफिनीशन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में भी समझा दिया। स्टीम क्या है आप आसानी से इसका डिफिनीशन हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यह प्लेम्यूल से विकसित होता है और स्टीम से ही नई संरचनाएं, चाहे वो लीफ हो, कांटे हो, फ्लावर हो, शाखाएं हो, वो विकसित होती है। तो स्टूडेंट्स, ये है डिफिनीशन, नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ स्टीम की, तने के महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। इनफैक्ट कुछ लक्षण तो इस डिफिनीशन में ही आपको मिल जाएंगे कि वो प्लेम्यूल से विकसित होता है, लाइट की दिशा में वृद्धि करता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है, ये इत्यादि लक्षण आपको डिफिनीशन में ही नजर आ जाएगा। इससे नई संरचनाएं नजर आ जाती हैं, अब विकसित होती हैं। तो अब आप हेडिंग दीजिए कैरेक्टर्स ऑफ स्टीम। कैरेक्टर ऑफ स्टीम, तो सबसे पहला लिखना है इट डेवलप्स फ्रॉम प्लेम्यूल ऑफ सीड, बीज के प्रांकुर से, इसे हिंदी में प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर से विकसित होता है। जो मूलांकुर से हो उसे जड़ कहेंगे, जो प्रांकुर से हो उसे हम स्टीम या सूट कहेंगे। ठीक है, दूसरा, इट नॉर्मली ग्रो towards light, towards light, प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है। नॉर्मली वर्ड लगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन मौजूद हैं, इसलिए हमें ये याद रखना है। सामान्यतः यह प्रकाश की दिशा में या गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि करता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, स्टीम हैज नोड एंड इंटरनोड, नोड एंड इंटरनोड, इंटरनोड ये तने का सबसे प्रमुख लक्षण है। हम इसके आधार पे ही तने की पहचान कर सकते हैं कि तने में नोड और इंटरनोड पाई जाती है। आप नोड या इंटरनोड को आसानी से मोनोकोटिलिडनर पौधे में देख सकते हैं, गन्ने में देख सकते हैं, मक्का में देख सकते हैं, बांस में देख सकते हैं, उनमें ये स्पष्ट रूप से नजर आता है। आपने देखा होगा गन्ना में, मकई में, बांस में कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है। एक रेगुलर इंटरवल पे
एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम कहते हैं नोड, हिंदी में इसे गांठ कहते हैं, और दो नोड के बीच का स्थान कहलाता है इंटरनोड, इंटरनोड। ठीक है, अब यह ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि नोड और इंटरनोड सिर्फ स्टीम में पाए जाते हैं। ठीक है, रूट और स्टीम के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि स्टीम में नोड और इंटरनोड पाया जाता है, और हमेशा आप ध्यान दें कोई भी नई संरचना हो, चाहे वो ब्रांच हो, लीफ हो, फ्लावर हो, वो हमेशा नोड से विकसित होती है। ठीक है, कभी भी इंटरनोड से विकसित नहीं होती है। तो ऐसे पौधे जिनमें हमें नोड नजर नहीं भी आ रहा है, जैसे आम का पेड़, उसमें हमें नोड नजर नहीं आता है, तो वहां हम आसानी से नोड को पहचान सकते हैं। जहां से भी कोई नई संरचना विकसित हो रही है वहां पर नोड जरूर होगा। ठीक है, नोड से ही कोई नई संरचना विकसित होती है, एंड नोड एंड इंटरनोड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ स्टीम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोड्स पाई जाती है, ये महत्वपूर्ण जो है कैरेक्टर्स है स्टीम का। आई थिंक आप समझ गए होंगे नोड और इंटरनोड क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं नोड और इंटरनोड के बाद। बट आइडेंटिफाई करने का, किसी स्टीम को आइडेंटिफाई करने का यह सबसे प्रमुख कैरेक्टर है। चलिए आगे लिखिएगा जो अभी मैंने समझाया। फ्रॉम नोड ऑफ स्टीम, नोड ऑफ स्टीम न्यू स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर लाइक, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, लाइक branches, leaf, flower, etc. जैसे कांटे वगैरह भी हो गया, थॉर्न हो गया, ये दूसरी संरचनाएं आर ओरिजिनेटेड। ठीक है, तो जितनी भी नई संरचना है, चाहे वो शाखाएं हो, पत्तियां हो, पुष्प हो, ये सभी तने के गांठ यानी नोड से ही विकसित होती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग बात करें, इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, साथ ही साथ वो इसका फंक्शन भी है, तने का प्रमुख कार्य भी है। ठीक है, वो ये है कि यह पत्ती और जड़ के बीच में एक माध्यम का काम करता है, जिसके द्वारा रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए वाटर और मिनरल्स पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, एवं पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना फूड अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, और यह काम तने में मौजूद जाइलम तथा फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो लिख सकते हैं इट हेल्प इन कंडक्शन, या कंडक्शन से बेहतर होगा हम लोग लिखे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स between root and leaf। ठीक है, ये जड़ों के द्वारा अवशोषित जल को, खनिज लवण को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है, तथा पत्तियों में बने भोजन को जड़ तक या पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने में मदद करता है। और हम ये जानते हैं कि यह काम जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है जाइलम और फ्लोएम के बारे में, और एक बात मैं छोटा सा ट्रिक बता दूं जिससे आप याद रखेंगे कि कौन सा जो टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम को कंबाइनली वस्कुलर टिश्यू कहते हैं या वस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, संवहन उत्तक कहा जाता है। तो इसमें जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसको हम लोग हिंदी से याद कर सकते हैं कि जाइलम जौ से शुरू हो रहा है और जौ से जल होता है, तो जाइलम से
जल का संवहन होता है, और फ्लोएम फॉ से होता है, और फॉ से फूड होता है। तो फ्लोएम फूड यानी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा आप। तो ये प्रमुख कार्य थे, प्रमुख लक्षण थे स्टीम के, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अब आइए स्टीम के बेसिस पे स्टीम पौधे में किस प्रकार का है, उस आधार पर हम पौधों को 3 भागों में बांटते हैं, या टाइप्स ऑफ स्टीम के बेसिस पर हम पौधों को 3 भाग में बांट ले, या स्टीम के स्ट्रक्चर पे इनफैक्ट कुछ कैरेक्टर्स और लिख सकते हैं कि स्टीम जो है, स्टीम मे बी उडी और नॉन उडी। हमें अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, जो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं उससे हम लोग प्लांट को अलग अलग भागों में बांटेंगे। उडी और नॉन उडी, यानी ये काष्ठीय लकड़ी उत्पन्न करने वाला हो सकता है, या एक नाजुक हो जिससे लकड़ी का निर्माण ना होता हो, नॉन उडी। हम देखते हैं बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। स्टीम इज आइदर इरेक्ट और क्रीपिंग। इरेक्ट यानी सीधा ऊंचा खड़ा हो रहा है, या क्रीपिंग रेंग का वृद्धि कर रहा हो। पेड़ में हम वृक्ष में देखते हैं इरेक्ट होता है, जबकि घास नुमा जो पौधे उसमें क्रीपिंग होता है, वो जमीन के सतह पे चल के बढ़ता है, ठीक है। एक और कैरेक्टर लिख लें, स्टीम इज आइदर सॉलिड और होलो, ठीक है। सॉलिड अंदर से ठोस हो, वृक्ष में जैसा हम देखते हैं ठोस होता है, लकड़ी का निर्माण करता है, या होलो यानी अंदर से खोखला हो सकता है। बांस, धान, गेहूं इत्यादि में हम देख सकते हैं वो होलो होता है, ठीक है, अंदर से खोखला होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं स्टीम के, और इन्हीं तरह के स्टीम्स के कारण हम पौधों को 3 भागों में बांटते हैं, हर्ब, सर्ब और ट्री, ठीक है। पौधों को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्टीम वी क्लासिफाइड प्लांट इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। पौधे में तने के लक्षण के आधार पर, तने की संरचना के आधार पर हम पौधों को 3 समूह में बांटते हैं, ठीक है। हर्ब, सर्ब और ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्टीम, टाइप्स ऑफ स्टीम plant is classified into 3 groups. First is herb, दूसरा सर्ब और तीसरा ट्री। हिंदी में जाने घास, झाड़ी और वृक्ष, ठीक है। आप तीनों में आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। हर्ब होगा जिसकी तने नाजुक हो, क्रीपिंग हो, जमीन पे रेंग के बढ़ने वाली हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हर्ब। सर्ब जिसका तना इरेक्ट हो पर नॉन उडी हो, सीधा ऊपर तो बढ़ रहा है पर उसमें लकड़ी का निर्माण नहीं होता है, तो वो कहलाता है सर्ब। और वृक्ष जिसका तना बड़ा हो, उडी हो, सॉलिड हो, ठीक है, और काफी विशाल हो, वो कहलाता है ट्री। तो हम लोग इस आधार पे आसानी से स्टीम के बेसिस पे प्लांट को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। घास, झाड़ी तथा वृक्ष 3 रूप में बांट सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो डिफिनीशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि हर किसे कहेंगे वैसा प्लांट जिसमें स्टीम जो है सॉफ्ट हो और क्रीपिंग नेचर का हो, नॉन इरेक्ट हो, नॉन उडी हो, उसे हम कहेंगे हर्ब। ठीक है। सर्ब में लिख सकते हैं कि ऐसा प्लांट जिसका स्टीम इरेक्ट तो हो पर नॉन उडी हो और मे बी सॉफ्ट हो, हॉलो हो, तो उसे हम कहते हैं सर्ब। और ट्री में ऐसा प्लांट जिसका स्टीम काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो, उडी हो, सॉलिड हो, उसे हम कहेंगे ट्री। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम लोग प्लांट को अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। और बेसिकली स्टीम का मुख्य काम हम लोगों ने कैरेक्टर्स में लिखा कि स्टीम का मुख्य कार्य है
कि पत्तियों को एक खास ऊंचाई प्रदान करना ताकि वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट का एब्जॉर्प्शन आसानी से कर सके। साथ ही साथ उसे नई संरचना भी निकलती है, परंतु स्टीम आवश्यकता अनुसार विशेष कार्यों के लिए स्टीम अपनी संरचना में बदलाव लाता है ताकि वो कुछ विशेष कार्य कर सके, जैसे फोटोसिंथेसिस कर सके, क्लाइंबिंग का काम कर सके, सपोर्ट का काम कर सके। और इन्हीं चेंजेस को हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम कहते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास